हमें जल्दी है हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने की। हेमांग जानी साहब तैयार है हमारे साथ, मेहुल कोठारी साहब तैयार है, बिगुल भी तैयार है एसपीएल का। हेमांग सर सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी पसंद की लॉन्ग टर्म पिक। पैनल मेंबर्स एंड व्यूअर्स, पहली जो है मेरी लॉन्ग टर्म पिक मैंने सीमेंट सेक्टर से चुनी है, हेडलबर्ग सीमेंट, प्राइस टारगेट 275। दो तीन रीजंस है अनिल जी। एक तो ये है कि सीमेंट में सारी कंपनीज के जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे आए हैं और जो प्राइस रिएक्शन था नतीजों के बाद का वो भी काफी अच्छा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सेक्टर के अंदर एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। सेकेंडली टिपिकली जो बजट, हालांकि ये तो ऑन अकाउंट है बट एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है मार्केट में। तो जो इंफ्रा और सीमेंट सेक्टर्स जो है उसमें एक अच्छा मोमेंटम हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका फायदा भी हेडलबर्ग सीमेंट को मिल सकता है। और कैपेसिटी वाइज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तो मेरा ये लॉन्ग टर्म पिक है, प्राइस टारगेट 275। 25 के टारगेट के लिए हेडलबर्ग सीमेंट में करें खरीदारी। आज हेडलबर्ग सीमेंट किसी को तो पसंद आया था, किसको आया था जरा खुद बोल दे, नहीं तो फिर मैं ढूंढ के बता दूंगा। जैन साहब को पसंद आया था। हाँ हाँ, तो जैन साहब बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, जैन साहब को पसंद आया था, बहुत बढ़िया। यस जैन साहब, तो जैन साहब की तरफ से आज पिक ऑफ द डे में हेडलबर्ग सीमेंट खरीदारी करने की राय दी थी। और कल सीमेंट में पसंद आया था इसी शो में एसपीएल मिड कैप्स में सेठी साहब को न्यूओको विस्ताज, वहाँ पर उनकी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की राय थी। जरा न्यूओको विस्ताज भी लाई, कल बाजार बंद होने के बाद तोड़फोड़ शानदार जानदार नंबर्स आते हुए दिखे थे इसके, और उनका टारगेट 375 का था, हाई आज 364 का बनाया है। तो सेठी साहब की राय न्यूको विस्ता की कल थी। सीमेंट शेयरों में हम तो लगातार बुलिश, हमने मंगलम सीमेंट कल दिया था, उसके पहले अंबुजा हम लगातार बुलिश है। तो बिल्कुल ये सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में। इंडिया सीमेंट है ये। आइए मेहुल कोठारी साहब भी हमारे साथ हैं। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। इससे पहले भी हमने एक बार कवर किया था, दैट इज रिको ऑटो। 103 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 88 का स्टॉप लॉस रहेगा, 133 का टारगेट रहेगा। इससे पहले जब हमने 90 के करीब दिया था तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था अनफॉर्चुनेटली, मार्केट में जो करेक्शन आया था। तो अब जो मूव उस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। इसमें एक ब्रेकआउट आया है, बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स के साथ आया है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स की बात करें तो आरएसआई में भी एक रेंज शिफ्ट आया है। सो यहाँ से एक अच्छे रैली के संकेत दिखा रहा है ये काउंटर। सो रिको ऑटो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई की सलाह रहेगी। साथ ही साथ अनिल जी एक अपडेट, कल जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन दिया था उसका टारगेट आ गया है और टारगेट से 200 रुपए ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हो ट्रेडर्स को तो कर सकता है। वाह क्या बात है, वो तो कल ही मुझे लग ही गया था, जिस हिसाब से आपने बोला भागना शुरू किया ना, मैं समझ गया था ये रुकने वाला है नहीं। जरा टाटा इन्वेस्टमेंट लाइए, जरा कितना तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। एक बार आपके सामने टाटा इन्वेस्टमेंट भी कल का मेहुल जी की रिकमेंडेशन वाला स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। और रिको ऑटो आज 103 के आसपास फाइट हो 11%, बड़ा एक्शन। माय गुडनेस, मेहुल जी कमाल ही कर दिया। 11%, कल भी भागा आज फिर से, वाह वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। अच्छा इसके लेवल जरा एक बार फिर से बताइए, रिको ऑटो स्टॉप लॉस टारगेट। रिको ऑटो का अनिल जी स्टॉप लॉस है 88 का और टारगेट रहेगा 133 का। 88 का स्टॉप लॉस, 110 का 138, सॉरी 133 का टारगेट है। आइए ओके बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आइए जैन साहब तैयार है अपनी 10 की कमाई का शेयर हमें बताने के लिए, बताए थे। यस, आज आईटी स्टॉक्स भी अच्छे फ्लेवर में है अनिल जी, और स्टॉक लाया हूं मैं डेटामेटिक ग्लोबल। मतलब डेटामेटिक्स ऐसा स्टॉक नहीं कि मैं पहली बार रेकमेंड करूं, काफी बार जेम्स में, एसपीएल में और ओवरऑल फेस्टिव पिक्स के तौर पे भी, और रिसेंटली भी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। बट द फंडामेंटल्स आर वेरी गुड और हमेशा मुझे ये स्टॉक बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ग्रोथ बहुत बढ़िया, और जो इनके प्रोडक्ट रेंज है, इनफैक्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक अच्छी कंपनी, मतलब डिजिटल ऑपरेशंस, डिजिटल एक्सपीरियंस, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे बढ़िया बात है इनके कुछ जो आईपी प्रोडक्ट्स वो बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट अलग अलग क्लाइंटिल है, अच्छा खासा इनका ऑर्डर पाइपलाइन भी रहता है। तो ट्रू बॉट, ट्रू कैप, ट्रू बीआई, ट्रू फेयर, ये सब मतलब यूनिक एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्टिकल्स के लिए बनाते हैं, और इनका जो कैगर है वो बहुत ही गजब का है। और ओवरऑल मैं
देख रहा था कि इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, कुछ इन्होंने बेचा भी, अपनी कुछ जो नॉन कोर सेगमेंट्स होते हैं उनको भी बेचा है। तो स्ट्रॉन्ग कैश बुक है, मतलब कैश रिच कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है 20 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है, और जो पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है 36%, विच इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ हुआ स्टॉक। आप ऊपर के लेवल्स 792 के दिखाए हैं, उसके सामने अभी 725 के लगभग है। तो आई फील कि स्टॉक को इस लेवल पे लेना चाहिए, और 850 के टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। और आगे भी आने वाले सालों में ये कंपनी और अच्छा करेगी। आईटी स्टॉक्स तो कर ही रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो आगे भी मेंटेन रहेंगी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स इट कंटिन्यूज टू होल्ड। और एफआईआईज डीआईज का भी भरोसा है, और कुछ पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी रिनाउंड नेम्स है जिनसे और भरोसा आता है। जैन साहब को पसंद है डेटा मैटिक्स, 850 के टारगेट पे करनी है खरीदारी, ये जैन साहब की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। आइए थोड़ी देर में हम कुछ कंपनी के मैनेजमेंट से भी मुलाकात करेंगे, न्यूज़ फॉर यू सेगमेंट में भी। और उससे पहले M&M फाइनेंस ये आज अपने नतीजे पेश करने वाला है। इस स्टॉक की एक खास बात है, और वो खास बात है कि रिजल्ट के बाद चाहे तेजी हो चाहे मंदी होती भरपूर है, बढ़ता भी मजबूती से, घटता भी मजबूती से, क्योंकि इसका मतलब, इसका रीजन ये है कि जो अनुमान बताए जाते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट इसके आते नहीं हैं। फिर भी इस बार फिर से इस तिमाही में कोशिश कर रहे हैं वरुण अनुमान बताने के लिए। वरुण आप अनुमान बता दीजिए, रिजल्ट एक्चुअल आएगा उसके बेसिस पे एक्शन जो होगा वो तो हो गई डेफिनेटली है ना। ये तो 5-10% ऊपर नीचे होना तो इसका वो तो पक्का है, उससे कम चलता नहीं। सही बात है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बाद सबसे कठिन किसी का अनुमान बनाना तो M&M फाइनेंस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोनों ही काम हमने वरुण को दे रखे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के भी वरुण ही बताते हैं, और वरुण के लिए बड़ा आसान भी है फिर बताना कि मेरा अनुमान सही क्यों नहीं था। कभी नहीं होता। बताइए। तो बता देता हूँ अनुमान। NII 8.5% बढ़ेगा, करीब 1685 करोड़ हमारा अनुमान है। मुनाफा 490 करोड़ के आसपास आएगा, जहाँ पे करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि यहाँ पे स्लिपेजेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है, और प्रोविजनिंग जो है वो भी इस कंपनी की काफ़ी बढ़ के आएगी, और उसका असर शायद आपको इस कंपनी के बॉटम लाइन में देखने मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट रहेंगे, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने जो क्वार्टरली अपडेट दिया था, डिसबर्समेंट में 7% की बढ़ोतरी थी, बिजनेस एसेट्स में 25% की बढ़ोतरी हुई थी, और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 98% के आसपास रही थी। तो ये तो ठीक थे, लेकिन मुनाफा जो है गिरेगा। स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग के आंकड़ों पर रखेगा नजर। स्लिपेजेस प्रोविजनिंग दोनों आंकड़ों पर रखेंगे नजर। मुनाफा थोड़ा कमजोर आ सकता है। एक बार चार्ट पर भी राय लेते हैं। जैसे जय जरा देखें M&M फाइनेंस का चार्ट आज एकदम फ्लैट है नंबर से पहले, कोई राय इस पर? देखिए, जहाँ तक दीप मैं कहूँगा कि M&M फाइनेंस का सवाल है, स्टॉक में अभी तक का जो मूव हमें देखने मिला है, मैं कहूँगा कि एकदम एक अच्छा मूव ऑलरेडी हमें आते हुए देखने मिला है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद एक मूव के बाद, उसमें से ब्रेकआउट अभी आने को है। ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 290 के जो लेवल्स है 290 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो निकालता है तो आप मान सकते हैं कि ब्रेकआउट ये स्टॉक में आ सकता है। अदरवाइज इट कैन जस्ट कंसोलिडेट विद इन 260 290। ये 30 पॉइंट की एक बड़ी रेंज है जिसमें एक अच्छी तेजी के बाद ये स्टॉक अटका हुआ है। सो ये रेंज में से ब्रेकआउट नेसेसरी है। ओनली अबाउट 290 मैं कहूँगा कि इसमें कोई बुलिश व्यू ले सकते हैं। ओके, तो ये है आपके M&M फाइनेंस, जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। फ्लैट है इस समय, बट नतीजों के लिए तैयार हो रहा है। बट एक स्टॉक जो फ्लैट नहीं है, इनफैक्ट अच्छी मूव ओपनिंग के बाद आती हुई दिख रही है, पेट्रोनेट LNG। अनिल जी, इस पर एक बार नजर डाल देते हैं। 273 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। डेज हाई के आसपास पेट्रोनेट LNG है, 3.25% की तेजी। एक रिजल्ट्स के पर पॉजिटिव रिएक्शन था, उसके बाद थोड़ा डिप आया, बट डिप के बाद सस्टेन्ड खरीदारी इस पर आ रही है सर। बिल्कुल डिप, और बहुत ही बढ़िया खरीदारी होती दिख रही है। और मुझे भी लगा था कि नंबर्स के बाद और बढ़ना चाहिए, नंबर्स अच्छे हैं, और हमारा तो ये स्टॉक अभी सस्ता शेयर में रहा ही है बजट में। और ऑयल एंड गैस स्पेस में अब मंदी है नहीं, आप देखिए, चाहे BPHP IOC देख लीजिए, चाहे ONGC देख लीजिए, गेल IGL देख लीजिए, ये बढ़ने में फटाफट आजकल थोड़ी सी अच्छी खबर में भाग जाते हैं। बहुत लोगों को लग रहा था कि इंटरनल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है शायद पेट्रोनेट LNG के, लेकिन कहाँ घटता है डे हाई पर, फिर सुबह मतलब नीचे आया ही नहीं,
सिंपल सी चीज़ है, 458 का स्टॉप लॉस दिया है वो रखिए, और अगर चाहें तो आप स्टॉप लॉस आज के लो के आसपास ले आए, थोड़ा अगर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करना चाहिए। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो तो इंटैक्ट है ये। अगर इसको घटना होता तो आज के लिए दिन बहुत बढ़िया था इसको घटने के लिए, अगर आज नहीं घटा इसका मतलब ये कि खरीदारी तो है इसमें, काउंटर खरीदारी है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए पोजिशनल पिक्स ले लेते हैं। और ये पोजिशनल पिक का वक्त है और हेमांग सर बताएंगे हमें हेडलबर्ग के बाद उन्हें क्या पसंद है, बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक में मैंने चुना है जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी। प्राइस आगे रहेगा 160। उसके दो कारण हैं, एक तो ग्लोबली जो यूएस में पर्टिकुलरली जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा वहां पे रिएक्ट किया है। और अगर जोमेटो की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार उसमें हम सारे पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और प्लेटफॉर्म फीस और जो रेस्टोरेंट्स के साथ जो डील्स है उसमें मोनेटाइजेशन का काफी स्कोप है। ब्लिंकिट के अंदर बेटर नतीजे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जोमेटो में एक पोजिशनल के पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए। प्राइस टारगेट रहेगा 160 रुपीज। तो ये है आपके लिए जोमेटो पर राय खरीदारी की। 170 का टारगेट 3 से 6 महीने का, वाह वाह क्या बात है। हेमांग सर मेरे ख्याल से 170 ही बोला, 160 160 ओके 160 ओके। ओहो 10 रुपये सर, वो कौन सा चार्जेस है जोमेटो का? हाँ, प्लेटफॉर्म फीस कम कर दी है 170 से 160 रुपये लेकिन 160 भी कम नहीं है बिल्कुल। जोमेटो को भी रिजल्ट आने की तैयारी में अभी तक आए नहीं है, मजबूत दमदार रिजल्ट आएंगे, देखना इस बार के तगड़े रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए रिजल्ट से एक चीज़ आया है कि पाठशाला और रिजल्ट का बड़ा गहरा कनेक्शन, तो बजट की पाठशाला ये विशेष शो आपके लिए आने के लिए तैयार है, जरा इस पर फोकस करिएगा। और ये शो आएगा आपके लिए 11 बजे, वरिंदर बंसल और मेरे साथ देखिएगा बजट की पाठशाला। बजट के सारे आंकड़े, सारे खास ऐलान जिसकी उम्मीदें हैं, वो सारे के सारे आपके लिए रहेंगे तैयार, पॉपुलर डिमांड पर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बजट की पाठशाला 11 बजे। आइए मेहुल कोठारी साहब ने पसंद किया है रिको ऑटो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, पोजिशनल पिक बताएं सर। सर जी आज की जो पोजीशनल पिक है वो भी ऑटो स्पेस से है, दैट इज जमुना ऑटो। 116 के पास ये ट्रेड कर रहा है, 105 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है, टारगेट रहेगा 140 रुपए का। जमुना ऑटो इसलिए क्योंकि तकरीबन 3-4 महीने से कंसोलिडेशन के बाद ये काउंटर में एक ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। आज फाइनली एक कन्विक्शन के साथ उसके ऊपर निकला है और ब्रेकआउट आया है। रिसेंट हाई इसका 126 के करीब का है, उसी तरफ ये जाने को तैयार हो रहा है। उसके बाद उसका ऑल टाइम हाई है 130 के ऊपर, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। फ्रेश ब्रेकआउट भी आया तो बाय कीजिए जमुना ऑटो। ऑटो में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए पोजिशनल पिक के तौर पर। सारे एक्सपर्ट्स आ जाए स्क्रीन पे, क्योंकि आप सबके लिए एक सवाल है और आप सबको मेहुल कोठारी साहब को अच्छे से देखना, जानना, पहचानना, जवाब देना है, कंपलसरी है। हाँ, ऑप्शन लिए कि मैं छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, माइनस मार्किंग हो जाएगी। पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म आया है रिको ऑटो, दूसरा पोजिशनल जमुना ऑटो, पता है तीसरा कौन सा होगा? पीछे ऑटो तो आना पक्का है, वो सुडोकू वगैरह तो ऐसे था। जी जय बताइए। शिवम ऑटो कौन सा? शिवम ऑटो, वेरी गुड। जी बंसल जी। अनिल जी देखिए तीसरा स्टॉक होना चाहिए कायदे से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। अनिल जी खुनारे जी के फार्म हाउस में थोड़ा ना ऑटो स्टॉक्स को खड़ा करेंगे, हाँ। गड्डी में तेल भी तो डलवाएंगे अनिल जी। नहीं जय ने साफ मना कर दिया। जी जय। हाँ अनिल जी एफएनओ स्टॉक्स अलाउड नहीं है। देखो जय इतने टाइम बाद शो कर रहे हैं, फिर भी रूल्स रेगुलेशन सारे याद है। बंसल जी भूल जाते हैं। मुंजाल ऑटो भी तो एक है, मुंजाल ऑटो। बजाज ऑटो तो आ ही नहीं सकता, एफएनओ वाला है। तो चलिए जेबीएम ऑटो। हाँ जेबीएम ऑटो। अच्छा हाँ हिमांशु जी बताए। जी हिमांशु जी। अनिल जी अतुल ऑटो भी एफएनओ में नहीं है? नहीं एफएनओ में है। अतुल ऑटो है? नहीं छोटा वाला है, वो छोटा वाला अतुल लिमिटेड है, छोटा वाला है। हाँ अतुल लिमिटेड है। ओके बाकी सब लोगों की होगी माइनस मार्किंग जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनमें से 4 स्टॉक आपको मिल चुके हैं। मेहुल जी अब इन चारों में से शॉर्ट टर्म पिक निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। तब तक आइए 10 की कमाई के स्टॉक्स तैयार है। कौन कौन दे चुके हैं? जैन साहब दे चुके हैं और सब दे चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी हमारे बाकी हैं। बताएं सर 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज एक बहुत ही विशेष शेयर को 10 की कमाई में चुना है। स्टॉक का नाम है JSW इंफ्रा, जिस पर आप भी पहले खरीदारी की राय दे चुके हैं।
अनिल जी, ये जो चार्ट है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, हालांकि चार्ट सीमित है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि कुछ समय में ये स्टॉक भी एक मेन लाइन स्टॉक होगा जो आपको सारे पोर्टफोलियोज में नजर आएगा। तो मौजूदा स्तरों पर और हल्की फुल्की गिरावट में इस पे खरीदारी की राय है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 205 रुपए के आसपास है, तो हमें नहीं लगता कि 205 के नीचे स्टॉक जाएगा और इसमें काफी बड़ा अपसाइड मौजूदा स्तरों से बन सकता है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, डिप पे 200 रुपए के अराउंड, 205 के अराउंड जो अभी कुणाल जी ने गोल्डन लेवल्स बोले हैं, वो लेवल्स मिल जाएं तो उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय है। 275 से 280 के लक्ष्य के लिए 6 से 8 महीने का नजरिया बनाना है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है हमारी 10 की कमाई का स्टॉक पिक। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये है वो स्टॉक जो 10 की कमाई के तौर पर आपके लिए खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही। 275-280 का टारगेट। आइए, बजट इजी है। सेक्शन 80D आप सबके काम की है। क्या है ये सेक्शन, क्यों काम किया, किस तरह से आप उठा सकते हैं फायदा, देख लीजिए। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे ना। आजकल हॉस्पिटल रहे कहाँ? देखिए हॉस्पिटल में जाके जो माहौल, चमक दमक, ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल नहीं, आप किसी 5-7 स्टार होटल में आ गए। और जब आप इलाज करवाने के लिए शुरुआत करते हैं तो आपको पता भी चल जाता है, जी हाँ, ये खर्चे भी एकदम 5 स्टार होटल्स जैसे हैं। इतने ज़बरदस्त बिल आते हैं कि बस लगता है कि आगे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये आपके हाथ में थोड़ी है बीमार पड़ना, आपके हाथ में एक चीज़ है, जब बीमार पड़ जाए और बड़ा खर्चा हो तो उसकी भरपाई हो पाए, और उसके लिए लेना है आपको मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? सेक्शन 80D, इसमें आप अपने स्पाउस और बच्चों के लिए जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें सालाना 25,000 रुपए तक की आपको टैक्स छूट मिलती है। अब समझिए, आपके ऊपर आपके माता पिता डिपेंडेंट हैं तो फिर एडिशनल 25,000 आप और क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि उन दोनों की उम्र 60 साल से कम हो। लेकिन अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, 50 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है, तो ऐसे में 50,000 रुपए का एडिशनल क्लेम आप उनके लिए ले सकते हैं, बशर्ते कि प्रीमियम आप ही भरें। अब जो एक और सबसे बड़ी चीज़ है, कई बार आप सोचते हैं कि बीमार हो ही ना, और बीमार हुए बगैर ही हम अपनी चेकअप करा लें, तो इसमें एक बड़ा बेनिफिट है। सेक्शन 80D यह भी कहता है कि 5,000 रुपए तक आप अगर चेकअप करवाते हैं, प्रिवेंटिव चेकअप कराते हैं, तो साल भर में उसकी छूट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, बीमार पड़ना आपके हाथ में नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम लेकर उसमें टैक्स बचाना जरूर आपके हाथ में है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदें, ये जरूरी है, उसमें टैक्स बेनिफिट भी आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, कुछ शॉर्ट टर्म पिक्स का और वक्त है। हेमांग सर से जान लें जोमेटो के बाद उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। अनिल जी, जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो मैंने चुना है स्पाइस जेट। प्राइस टारगेट रहेगा 90 रुपीज, और अभी रिसेंटली कंपनी ने फंड रेज किया था लगभग 2250 करोड़ का। गवर्नमेंट से भी उनको अभी कुछ फाइनेंशियल राहत मिली है, और ऑपरेशनली देखें तो जिस तरह से पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ है लगभग 14%, और क्रूड के दाम भी एक लेवल पे थोड़े स्टेडी और स्टेबल है, तो हमें लगता है कि इंडिगो के आगे जो ये स्टॉक अवेलेबल है वहां पे एक अच्छा सा शॉर्ट टर्म री रेटिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 90 के टारगेट के लिए स्पाइस जेट में काम कर सकते हैं। ओके, स्पाइस जेट बड़े लंबे समय बाद किसी की रिकमेंडेशन लिस्ट में दिखा है मुझे आज। हेमांग सर इस बार थोड़े बड़े अनऑर्थोडॉक्स शेयर्स लेके आए, जोमेटो, स्पाइस जेट, बिल्कुल अलग हटके। हेमांग सर, समथिंग डिफरेंट? अनिल जी, अभी मार्केट हाई पे है, और लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएसयूज में तो डेफिनेटली मोमेंटम है, पर अदर देन दैट जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है वहां पे रिकमेंडेशन दिया जाए, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करके ये 1-2 स्टॉक्स चुने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक आए हैं हेमांग सर की तरफ से। आइए, मेहुल जी की भी शॉर्ट टर्म पिक हमें जाननी है। मेहुल जी बताइए, कौन सा ऑटो है?
अनिल जी, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जबरदस्ती ऑटो ढूंढूं, तीसरा स्टॉक निकालूं। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो फिर हमारे मकसद में कामयाब हुए। हाँ। हमने ये पूरा का पूरा जो काम किया वो आप पे दबाव बनाने के लिए किया था, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी अनिल जी, जो काउंटर है वो ऑटो स्पेस से ही ऑटो एंसिलरी है, बस नाम में ऑटो नहीं है, दैट इज सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ओके, 393 के पास ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है 379 के स्टॉप लॉस से। 423 का टारगेट रहेगा इसमें। देखिए, ब्रेकआउट आया था इन दिसंबर 2023, फिर ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है, कंसोलिडेट कर रहा था, 200 दिन के डेमा को टच करके ये घूमा है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए। फिर से ये काउंटर 420 से 450 तक जा सकता है, तो 423 के टारगेट के लिए खरीदी है। 379 का स्टॉप लॉस, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये ऑटो इंसुलिन स्टॉक तीसरा, रिको ऑटो, जमुना ऑटो के बाद जो चुना है मेहुल जी ने, सारे एक्सपर्ट्स के जो पैनल के दबाव की वजह से। तो ये तो कुणाल जी ने, मतलब कुणाल जी तो नहीं, चलो जय ने वगैरह ने, सबने, हिमांशु ने जो दबाव बनाया उसके, एक्चुअल स्टॉक कौन सा था वो बता दो। अनिल जी, आज जमुना ऑटो दिया जो मैंने, वो भी मुझे नहीं देना था, मेरा एक्चुअल स्टॉक था शॉपर स्टॉक। अच्छा, बट वो स्क्रीन पे आ गया और ब्रेकआउट आज ही आया है। सभी एक्सपर्ट्स को पता रहेगा कि क्लियर कट ब्रेकआउट आया, तो मैंने वो काउंटर चेंज किया। ठीक है। और तीसरा स्टॉक एक्चुअली में शॉर्ट टर्म में मेरा था जैगल, जो कि अभी लिस्टेड हुआ है। हाँ। बट अभी जब ऑटो स्टॉक्स मैंने 2 दे दिए, तो मैंने सोचा कि तीसरा स्टॉक भी ऑटो से ढूंढता। कितनी गलत बात, जय, हिमांशु, ये सब लोग, देखो आपने मेहुल के ऊपर इतना दबाव बनाया, देखो ये स्टॉक तक बदल गया है, जेगल के साथ जगल करते करते सुप्रजीत पे पहुंच गया है। आइए चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने देश के सबसे दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट्स में से एक, बड़े ही अनुभवी, ध्रुव एडवाइजर्स के फाउंडर दिनेश कानाबार साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर केपीएमजी इंडिया के डिप्टी सीईओ, केपीएमजी के टैक्स प्रैक्टिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। भारत सरकार के साथ कई सारी कमिटीज़ में पॉलिसी मैटर्स पर सर ने काम किया है। फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी आप मेंबर हैं, टैक्सेशन पर फिक्की की कमेटी के मेंटोर भी आप हैं, और टैक्सेशन से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं दिनेश कानाबार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और बजट का वक्त है, आपसे ज़्यादा टैक्स के बारे में हमें कोई बता नहीं सकता। लाइफ टाइम हाइपर टैक्स कलेक्शन चल रहा है सरकार का, इनकम टैक्स हो चाहे बाकी जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत पैसा बना रही सरकार। क्या सर ये सही समय है कि इस बार जिस तरह से थोड़ा कॉर्पोरेट्स का टैक्स कम किया है, इंडिविजुअल्स का भी टैक्स कम करने की बारी आ चुकी है, क्या उम्मीद रखी जाए टैक्सेशन के फ्रंट पर? पहले तो थैंक यू अनिल जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इस बार आपने जिस तरह से बताया, दोनों कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स और जीएसटी, तीनों में सरकार की जो इनकम हुई है, दैट इज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। और बजट से कम हम 20-25% ज्यादा चल रहे हैं, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। एक और चीज जो लोग नहीं जानते, कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, वो करीब 15-20% हुआ करता था, वो बढ़ के 40 से ऊपर हो गया है, which again is very very credible. So सरकार के पास काफी कुछ टैक्स आयोग आ रहा है। प्रॉब्लम ये है अनिल जी कि ये जो बजट है, there is a vote on account, this is not a full fledged budget, and जो मेरी उम्मीद है यही है कि इस बार टैक्स के प्रपोजल ज्यादा कुछ नहीं होंगे। जो होगा वो शायद हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया न्यू टैक्स रेजिम फॉर इंडिविजुअल, उसमें लोगों ने ज्यादा कुछ रुचि नहीं दिखाई है। तो कंपनीज में भी ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम है। 80-90% कंपनी न्यू टैक्स रेजिम में जा चुकी है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअल करीब 20-30% ही गए हुए हैं न्यू टैक्स रेजिम। और न्यू टैक्स रेजिम एकदम सही है, क्योंकि उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ये वो सब नहीं कर रहे हैं। यू आर मेकिंग टैक्स वेरी वेरी सिंपल, कि आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप दे दो। अब यू डोंट गो फॉर मेनी डिडक्शंस, दैट इज द ऑप्शन जो लोगों को दी गई है। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बजट में हम जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ाएंगे, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गो टू द न्यू टैक्स रेजिम रादर देन बी विद द ओल्ड टैक्स रेजिम। तो इंडिविजुअल में और कोई ज्यादा छूट होने की उम्मीद नहीं है इस बार। हाँ, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट इस बजट में अगर वापस आ गई तो नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करेगी, इसी अनाउंसमेंट्स करेंगी।
जो पिछले 5 साल में हुआ उसका नोखा जोखा देगी, और अगले 5 साल अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो वो क्या करेगी वो बताएंगी. देयर विल बी लॉट ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट और डायरेक्शनल अनाउंसमेंट्स rather than lots of changes on the tax front. परफेक्ट। तो बिल्कुल ज़्यादा उम्मीद ना रखें, थोड़ी सी हाँ इंडिविजुअल की जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा किया जा सकता है, ताकि लोग जो ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी तक भी ऑप्शन लेकर बैठे हैं वो न्यू टैक्स रेजिम की तरफ शिफ्ट करें। लेकिन टैक्सेशन के एंगल से माहौल के हिसाब से क्या कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है? भले रेट्स ना बदलें, लेकिन टैक्सेशन के डिस्प्यूट्स वगैरह को उनको ठीक करने के मामले में क्या कुछ करना चाहिए? 2-3 चीजें हो सकती हैं और ये इंटरिम बजट में भी हो सकते हैं अनिल जी. एक तो ये है कि हम चाइना से टक्कर ले रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर का ये पॉलिसी है कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने कंपनी को 15% टैक्स का रेट दिया हुआ है, और ये रेट है वो 31 मार्च 2024 में खत्म हो रहा है. यानी अगर कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना शुरू नहीं किया बिफोर 31 मार्च 24 तो ये 15% का रेट कंपनी को नहीं मिलेगा. और इंडस्ट्री की ये मांग है ना, एकदम जायज मांग है कि अगर हमें चाइना से टक्कर लेनी है, अगर हमको वियतनाम से आगे बढ़ना है, जो कुछ भी करना है, तो ये जो 15% की टैक्स रेजिम है वो और 5 साल के लिए आगे बढ़ानी चाहिए, सो दैट मोर हम चाहते हैं कि इंडिया में सिलिकॉन्स बने, इंडिया में और कुछ फाइटर इंजिन्स बने. तो अगर ये सब करना है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारी टैक्स पॉलिसी है वो एकदम बिल्कुल सिंपल हो, सरल हो और ब्याजबी हो. तो मुझे ये लगता है कि ये जो 2023 में इसका सनसेट हो रहा है, ये बढ़ाकर गवर्नमेंट कम से कम 5 साल आगे बढ़ा दे तो ये बहुत अच्छा होगा. ये एक चीज मेरी उम्मीद है. आपने कहा कि और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो एक तो ये है अनिल जी कि ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स की रेजिम है इस वक्त वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. डिपेंडिंग ऑन आप क्या होल्ड करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में है, डेट में है, इक्विटी में है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, रियल एस्टेट, सबके लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड है और अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है. You really have to have a computerized memory to remember all of that in a chart जब आप टैक्स रिटर्न बनाते हैं या आप किसी को एडवाइस देते हैं. इसको एकदम सिंपल करने की जरूरत है. We need to have a largely uniform holding period and a largely uniform rate of tax. ये करने की काफी जरूरत है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये इंटरिम बजट में नहीं होगा. ये जब फाइनल बजट होगा तो दिस विल बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द गवर्नमेंट विल वांट टू लुक एट. मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं ना कि जब अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते थे ऐसा लगता है एक्टिंग करना बड़ा आसान है. तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलना बड़ा आसान है, हम भी खेल सकते हैं. आप जब टैक्स का विश्लेषण करते हैं तो लगता है टैक्स इतना मुश्किल है नहीं. आपने कहा भले ही हो कि आप भले ही कहते हो कि इतने सब याद रखना, मेमोरी वैसी चाहिए, लेकिन जब आपसे समझते तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने बताया कि देखिए किस तरह से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अलग अलग एसेट क्लास पे इतनी अलग अलग डेफिनेशन है, उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है. और वैसे भी डेट पे जो टैक्सेशन पिछली बार बदले हैं उससे तो डेट, म्यूचुअल फंड, फिक्स इनकम में पैसा आना, बैंक्स को डिपॉजिट कम होना, ये सब हो ही रहा है. आपने एकदम बिल्कुल सही मुद्दा चुना अगर ये इस बार हो जाए. वैसे सर ओवरऑल बजट की थीम और सरकार के डायरेक्शन के बारे में भी आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे बहुत हैं सरकार के पास, तो सरकार इतने बड़े टैक्स कलेक्शन को हाथ में लेकर क्या कुछ कर सकती है इस बजट में? आपकी बात सही है अनिल जी. एक तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन अगर आप आज ही देखें तो वर्ल्ड बैंक का फिर ये प्रेडिक्शन है दैट अगले साल हमारा ग्रोथ 7% होना है, which is very good. I can argue that it should be more like now 10% क्यों ना हो, but what we are doing is very very commendable. इंडिया की अगर हम बड़ी इकोनॉमीज देखें तो इंडिया अभी भी सबसे पहले नंबर पे है ग्रोथ के टर्म्स पे. अगर ये ग्रोथ चालू रखना है तो द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज बीन वन ऑफ द फाउंडेशन जिसके ऊपर ये पूरा ग्रोथ चल रही है, ये गवर्नमेंट को कंटिन्यू रहना है. इतना काफी रोबस्ट टैक्स कलेक्शन बहुत बहुत सालों नहीं, बहुत बहुत डिकेड्स के बाद दिखाई दिया है, और इस पे गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, नए एयरपोर्ट्स देखने हैं, नए पोर्ट्स करने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है. मेरे हिसाब से वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो गवर्नमेंट को रियली फोकस करनी चाहिए, दैट इज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट.
अगर आप देखें अनिल जी, तो लास्ट साल में जो शेयर मार्केट में तेजी आई है उसमें PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स काफी बढ़े हैं। Their valuation एक साल पहले was not reflective of the true value. Now that the valuations have gone up, गवर्नमेंट को ये एकदम सोचना चाहिए कि किस तरह से थोड़ा और डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाए, किस तरह से और पैसे जुटाए डिसइन्वेस्टमेंट में, एंड अगेन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली इसकी टाइमिंग ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वक्त मार्केट लाइफ हाई पे है। मतलब सरकारी कंपनियों में पिछले साल भर में, 1.5 साल में जो तेज़ी बनी है, मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पैसा वेल्थ का अगर किसी की बढ़ी तो भारत सरकार की बढ़ी है ना। तो इस वक्त बेचेंगे तो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं लेने के लिए। आप बेचिए, हम तैयार हैं, पैसे अच्छे मिलेंगे। और आपने आइडिया अच्छा दिया। पहले मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त डाइवेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, जब पैसे की ज़रूरत हो तब बेचो, लेकिन तब माहौल सही नहीं होता। अभी बेचेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम भी आएगा। ये बहुत जोरदार आइडिया। तो ये सही वक्त है सर? बिल्कुल सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। गवर्नमेंट शुड रियलाइज द मनी, और काफी कुछ करना है देश को। अगर हमको 7% ग्रोथ से 8-9% पे लेके जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोना बी द की, और इसके लिए सरकार को खर्चा करना है। एंड दैट इज अ राइट डायरेक्शन। दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाटएवर एल्स, दैट इज द एक्सपेंडिचर व्हिच विल प्रोपेल अस टू अ वेरी हाई ग्रोथ। तो ये सरकार को काफी कुछ फोकस करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार बिल्कुल करेगी। दिनेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और बजट के बाद एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। बजट में उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस आएँ जिनके बाद हमें आपसे बात करने के लिए काफ़ी मसाला मिले। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिनेश कानेवार साहब, फाउंडर ध्रुवा एडवाइजर्स के, बताते हुए बजट की उम्मीदों के बारे में, स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड। आइए बढ़ते आगे। वक्त है एक और न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। आज की लिस्टेड कंपनी से करेंगे मुलाकात। ईपैक ड्यूरेबल्स आज हुई है लिस्टिंग। 221 रुपये के आसपास इशू लिस्ट हुआ है। 4% के आसपास का डिस्काउंट रहा है। इशू प्राइस 230 रुपये की थी। इशू को रेस्पॉन्स अच्छा मिला था। 16 गुना सब्सक्राइब हुआ। QIB कैटेगरी में 25 गुना, HNI कैटेगरी में 28 गुना और रिटेल में 6 गुना इशू सब्सक्राइब होता दिखा। 640 करोड़ की इशू साइज थी, जिसमें से 240 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास गए। कंपनी का हल्का फुल्का परिचय मैं आपको एक बार दे दूं। 2019 में कंपनी की शुरुआत हुई थी ईपैक ड्यूरेबल सॉल्यूशंस के नाम से। देश में रूम AC की दूसरी सबसे बड़ी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर ODM कंपनी है ये। एसीज और दूसरे अप्लायंसेस के ये सारे और बाकी दूसरे भी कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तैयार हैं इस वक्त। बजरंग बोथरा साहब जो कंपनी के प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। सर ने श्री राम कॉमर्स कॉलेज से, दिल्ली से MCOM की डिग्री हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बोथरा साहब को करीबन 27 साल का लंबा गहरा अनुभव है और सीमा के MSME काउंसिल के बोथरा साहब चेयरमैन भी हैं। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं कंपनी के प्रमोटर, MD और CEO अजय DD सिंघानिया साहब। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश से BTech की आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। पेंसिल्वेनिया से आपने MBA किया। अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपको भी 24 साल का अनुभव है। और जैसा कि मैंने बात की भी थी IPO के वक्त, मुझे फिर से याद आ गया, दोनों परिवार जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत की थी, लंबे समय से एक साथ जुड़े हैं। सेकंड जनरेशन है और अब ये IPO है। बोथरा साहब, पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला आपके IPO को। 16 गुना बढ़ा है, QIB 25 गुना, लेकिन लिस्टिंग जो हुई थोड़ी सी सुस्त हुई है इशू प्राइस के नीचे। क्या आपकी उम्मीद से थोड़ी कम रही? हाँ, थोड़ी उम्मीद से तो डेफिनेटली कम लगती है मेरे को, लेकिन मतलब जो बिजनेस का कन्विक्शन हमारा है इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारे जो पैरामीटर्स हैं या सारे जो सिचुएशंस है, इन्वायरमेंट है मार्केट का, बहुत ज़बरदस्त है। पहली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त जोर है, गवर्नमेंट का बड़ा भारी पुश है, PLI स्कीम आ चुकी है, एयर कंडीशन बिजनेस को सनराइज सेक्टर डिक्लेयर किया गया है, इम्पोर्ट बंद हो गया है लगभग। तो और दूसरी बात है कि जो PLI स्कीम का बेनिफिट लेके जो हमने भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, आज जो हमारे 3.6 मिलियन की कैपेसिटी हो गई है और वो बढ़ाया है, और जो 2 साल में जो हमारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया है
वो उससे हमने बढ़ाया है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो दूसरा जो एक फोकस पॉइंट है वो है कि हमारा एसेट टर्न हमको बढ़ाना है। उसके लिए हमने स्मॉल अप्लायंसेस में ज़बरदस्त फोकस किया है ताकि हमारे 6 महीने का जो ऑफ सीजन है उसमें हम लोग पूरे एसेट्स को हम लोग जो कि हमारी फंजिबल एसेट्स हैं उस एसेट्स को हम पूरा यूटिलाइज कर सकें। तो हमारा एसेट टर्न जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और जो मार्केट में जो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट अभी एयर कंडीशन का है, 8% सिर्फ एयर कंडीशन का मार्केट है और आगे भी 13% 14% का ग्रोथ आने वाला है मार्केट के अंदर। उसके हम लोगों को तो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा कन्विक्शन है कि वी आर इन फॉर ए ग्रेट टाइम इन दिस बिजनेस। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी तो मार्केट को ठीक बात है। तो एक मैं आपसे अगले 1 से 3 साल के लिए कंपनी का विजन भी लूंगा कि किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सिंघानिया साहब से सवाल लेना चाहता हूँ। आप जो 400 करोड़ का जो पैसा आपका कंपनी में जाने वाला इशू के बाद 230 करोड़ रुपए आप एक्सपांशन में यूज़ कर रहे हैं, ये बताएं सर कि ये एक्सपांशन कब तक आप पूरा करने वाले हैं? पूरी कैपेसिटी पे आने के बाद कितना इससे रेवेन्यू बेनिफिट आपको मिलेगा, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? जी जी, तो अनिल जी, ऐसा है कि अभी जो 400 करोड़ का OFS हुआ है, 400 करोड़ का फ्रेश इशू, उसमें से 230 करोड़ हम लोग कैपेसिटी इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो लगभग एक्चुअल में 400 करोड़ इन्वेस्ट होंगे, तो 230 फ्रेश इशू से, बाकी इंटरनल एक्रूअल से। सो अगले 3 साल में हमें टोटल 400 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, जिससे लगभग हम अपनी कैपेसिटी 2.4 मिलियन से बढ़ा लेंगे। तो अगर आज 3.6 से 2.4 और अगर ऐड करते हैं तो लगभग 6 मिलियन की कैपेसिटी हो जाएगी हमारी टोटल एयर कंडीशंस के लिए। तो इसको 2 भाग में करेंगे हम, 1.2 मिलियन for FY 25-26 and then another 1.2 million for 26-27। तो इस वजह से 2 भाग में हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। विल टेक इट अप टू टोटल 6 मिलियन। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है सर, ये कैपेसिटी भी कम पड़ जाएगी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आगे और रैपिडली कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बात है, वाह। मतलब आप लगभग दुगुनी करेंगे, दुगुनी से थोड़ी सी कम, 3.6 से 6 तक पहुंचेंगे, यानी कि अगले 2 सालों में आप कैपेसिटी डबल करने की तैयारी में। अब उसको देखते हुए, और चूंकि जैसा सिंघानिया साहब कह भी रहे हैं, बोथरा साहब आपसे सवाल है मेरा कि ये कैपेसिटी भी कम पड़ सकती है, तो ऐसा क्या कंपनी अगले 1 से 3 साल में करने जा रही है, जरा वो समझाइए। किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है, किस तरह की प्रॉफिट की ग्रोथ रह सकती है? अब तक हमने पिछले 3 साल में आपके रेवेन्यू की ग्रोथ 45% सालाना दर से देखी है। ये शायद छोटे बेस पे था, अब आपका बेस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एक्सपेंशन भी आ रहा है। क्या इस तरह की ग्रोथ आगे मेंटेन कर पाएंगे? जरा विजन दे सर। देखिए, सारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं वो सारे हमने मतलब फोकस कर रहे हैं। और अभी हमारा 15% का इंडस्ट्री में ग्रोथ 15% के आसपास चल रहा है, 12 से 15% के बीच में ग्रोथ चल रहा है। और हमको जो पक्का विश्वास है, जो हमने लीवर इस्तेमाल किए हैं उसमें पक्का विश्वास है कि ये जो मार्केट का ग्रोथ है उसको हम आउटपेस करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो 3 साल का जो हमारा विजन है बहुत क्लियर है कि हमको एक तो कैपेसिटी बढ़ानी है, स्केल बढ़ानी है। स्केल से हमको अपना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम करनी है। हम ODM है, ODM का मतलब होता है ओन डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है, तो और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। और जब हम स्केल बड़ा करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जो हम बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक प्रोडक्ट सेगमेंट जो है, हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट में डेवलप कर रहे हैं। स्मॉल अप्लायंसेज में भी काफ़ी कर रहे हैं और मिड साइज अप्लायंसेज में भी काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो एसेट टर्न है, जो हमारे जितने इन्वेस्टमेंट है, वो सारा का सारी फंजिबल इन्वेस्टमेंट है और पूरे साल यूटिलाइजेशन होगा। पूरे साल जब यूटिलाइजेशन होता है तो उससे हमारा ROC और ROE, हम ये देख पा रहे हैं कि ROC और ROE भी जो है, जो हमारा अभी जो जिस तरह से चल रहा है कि हम उसको 15% के आसपास या उससे ऊपर हमको स्टेबल होते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और दूसरी बात यह है कि हम ग्रो विद द बेस्ट की थ्योरी में बिलीव करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बिलीव करते हैं। हमारे एवरेज कस्टमर स्टिकीनेस जो है 8.5 साल से ऊपर की है। जो 8.5-9 साल की कस्टमर स्टिकीनेस है तो उसका मतलब हमारा सिस्टम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्वालिटी है, और ये सब का हमको पूरा बेनिफिट लेना है। और हमको PLI का बेनिफिट लेना है। स्मॉल अप्लायंसेस के अंदर भी जो है अभी BIS स्टैंडर्ड आ गए हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से मार्केट शिफ्ट होगा ऑर्गेनाइज्ड की तरह। तो हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप, अभी हमारा R&D पे जबरदस्त फोकस है, इनोवेशन पे जबरदस्त फोकस है। ओके, तो उससे क्या है कि बहुत ज्यादा हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। ठीक बात है। सिंघानिया साहब, PLI स्कीम की बात जो बोथरा साहब कर रहे हैं, करेंगे और ज्यादा बिजनेस ले पाएंगे। जी। सिंघानिया साहब, जो PLI स्कीम की बात बोथरा साहब कर रहे हैं, तो कितना निवेश आप ऑलरेडी PLI स्कीम में कर चुके हैं और कितना आगे करने का इरादा है, और उसके कितने बेनिफिट आपको मिलेंगे, ये जरा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनिल जी, टोटल PLI जो एयर कंडीशन और उसके कंपोनेंट्स की PLI थी, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का कमिटमेंट करा था इन प्लांट एंड मशीनरी।
तो इसमें हमें पिछले अगर क्योंकि 2 साल से चालू हुआ इन्वेस्टमेंट तो 50 करोड़ FY21 50 करोड़, FY22 50 करोड़ और अभी FY23 50 करोड़। इस तरह से हमको 50 50 50 75 75 टोटल 300 करोड़ 5 साल में इन्वेस्टमेंट करना था। हम ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मीट कर चुके हैं, एक्सीड कर चुके हैं एंड वी आर ऑन ट्रैक टू फुलफिल द इंटायर कमिटमेंट। और इसके अगेंस्ट में जो हमें इंसेंटिव आएंगे 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 300 करोड़ के अगेंस्ट में लगभग 220 से 230 करोड़ के इंसेंटिव वापस आएंगे सरकार से। ओके, तो मतलब ये PLI स्कीम का बड़ा बेनिफिट लेने के लिए तैयारी में। अब वैसे तो इस सेक्टर पर सरकार का फोकस है, बोथरा साहब आप बता भी रहे थे। बस ये समझाएं कि चूंकि बजट आने वाला है, वैसे इंटरिम बजट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि PLI वगैरह पर तो फोकस रहेगा। कोई आपकी एक्सपेक्टेशन सरकार से कुछ चाहिए या सरकार ने पहले आपको सब कुछ दे रखा है? सरकार के लिए सर ऐसी एज एयर कंडीशन इंडस्ट्री एक बड़ी लंबे समय से एक रिक्वेस्ट चल रही है कि AC अब लग्जरी नहीं रह गया है ना। करेक्ट। सो पहले एक नो देयर इज अ लग्जरी टैक्स ऑन 28% GST है जो बहुत कम प्रोडक्ट्स में है। सो AC फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। तो एक तरफ तो सरकार ने इसको सनराइज सेक्टर डिक्लेयर करा है और PLI दी है ये मानते हुए कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दूसरी तरफ इसके ऊपर 28% GST है। तो एज एन इंडस्ट्री हम लगातार रिक्वेस्ट करते रहे हैं बार बार रिपीटेडली कि इसको इस पे GST को कम किया जाए, 18% किया जाए ताकि ये और रैपिडली ग्रो कर सके। क्योंकि अब आज के डेट में AC एक तो लग्जरी नहीं रह गया, इट इज बिकम ए नेसेसिटी। दूसरा पावर कंजम्पशन इतनी कम हो गई और स्पेशली बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग द ड्यूटी, 18% का गवर्नमेंट ड्यूटी रिड्यूस करती है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। हाई जो स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट है 5 स्टार और ये सब, तो उससे हमारी पावर कंजम्पशन और कम होगी, तो देश को इसका बहुत लंबा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने सोचा चले आपकी ऐसा इसमें कि आज के डेट में 10 साल से पुराने ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं जो दे आर नो लाइक ब्लीडिंग, वो इलेक्ट्रिसिटी पी रहे हैं। समझ गया। वो पुरानी जैसे जो 5 स्टार प्रोडक्ट पुरानी गाड़ियां जो डीजल पीती है वैसे ही सेम, बिल्कुल। हाँ, तो वो बिल्कुल बदलने की जरूरत है। तो इसकी रिप्लेसमेंट को प्रमोट करने के लिए इसकी ड्यूटी को अगर कम किया जाए GST को तो डेफिनेटली एक पुश मिलेगा और इससे सारे देश को बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। सिंघानिया साहब और बोथरा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आज लिस्टिंग के दिन आपने हमसे बातचीत की। सिंघवी साहब, हमारा जो है ना ये जो कंपोनेंट हमारा एक तो क्या है कि 4 लीवर आगे काम करेंगे रेवेन्यू के लिए। एक तो हमारा REC सेगमेंट हो गया, दूसरा हमारा कंपोनेंट सेगमेंट जो है हम लोग अभी ग्लोबल स्केल पे पहुंच रहे हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड सेटअप। तीसरा हम लोग स्मॉल अप्लायंसेस हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं काफी तरह के। और चौथा जो है मिड साइज अप्लायंसेस जो है जैसे एयर कूलर है या उस तरह के सेगमेंट के दूसरे जो प्रोडक्ट है वो भी हम आगे डेवलप करने जा रहे हैं। ये सारा जो है हमको मतलब ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा हेल्पफुल बनेगा, ऐसा हमको पक्का विश्वास है। बिल्कुल सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत आज से हुई। उम्मीद करें कि आप अपने आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बना कर दें। बोथरा साहब, सिंघानिया साहब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार 40 अंक नीचे, निफ्टी पर 21,700 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। हालांकि बैंक निफ्टी ने अब गिरना बंद किया है, निफ्टी थोड़ा सा कमजोर। बैंक निफ्टी अब 45,400 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हल्के हरे निशान में आपको नजर आएंगे। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी और मेहुल कोठारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी मुलाकात, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपके लिए आ रहा है विशेष शो बजट की पाठशाला। मिस मत कीजिएगा मेरे और वंदर बंसल के साथ बजट को पूरे आसान भाषा में नंबर्स के लिहाज से समझने के लिए और बजट के ऐलानों को पूरा फोकस करने के लिए ये विशेष शो आपके लिए आता हुआ बजट की पाठशाला इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले विदा लेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट से और विदा लेंगे आप सबसे भी। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम छोटा समापन। आइए, जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.